अभी मैं उस मनहूस सफर पर आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। अंकल टॉम की वजह से मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था और रेडियो पर इतनी खतरनाक खबर मिली थी कि जिसको चलते मैं और घबरा गया था। अभी मैं आगे चल ही रहा था कि मुझे एक हल्की सी रोशनी का नुक्ता दिखाई दिया, तो मैं उस नुक्ते की जानिब बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो रोशनी बड़ी होने लगी और जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि एक लंबा पूरा आदमी टॉर्च हाथ में लिए चला जा रहा है और उसने मुझे जैसे ही देखा, मेरी कार को देखा तो रुकने का इशारा किया। मैं उसके पास रुका तो देखा कि वो एक सही सालिम और लंबा पूरा आदमी था। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात को सुनसान इलाके में, और वो भी इस इलाके में जिस तरफ डैम फूट गया हो, कहाँ जा रहे हो? मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरी बदकिस्मती जो मैं सफर पर आया। अंकल टॉम को मेरी बहुत याद आ रही थी। वो मेरे अंकल हैं, लिहाजा मुझे उनकी बात मानना पड़ी और इस सफर पर निकलना पड़ा। अंकल टॉम, वाजिद का लहजा भरपूर सवालिया था। मैंने उनसे कहा कि अंकल टॉम मेरी माँ के दूर के रिश्तेदार लगते हैं, मगर मेरा तो उनसे मोहब्बत का रिश्ता है। यकीनन बुजुर्गों की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही देना चाहिए। वाजिद ने कहा। फिर मैं थोड़ा तवक्कुफ के बाद बोला, दरियाए सिंध पर बना हुआ डैम आसमानी बिजली की गिरने की वजह से तबाह हो गया है और उस दरिया का पानी अब हाईवे पर आ गया है। लिहाजा अब आप आगे हाईवे पर जाने वाली सड़क की बजाय दाएं जाने वाली सड़क पर गाड़ी मोड़ लीजिएगा। वैसे वो तो एक देहाती सड़क है, लेकिन अच्छी हालत में है। वो सड़क आपके लिए मौजू रहेगी और सही रहेगी, और उस सड़क के जरिए आप सेकंड यूनिट जा सकते हैं। मैंने उससे कहा, थैंक यू सर। मैंने उसे शुक्रिया अदा किया और जवाब में उसने एक मुस्कुराहट दी। मैंने उसका शुक्रिया अदा करने के बाद अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया और थोड़ी ही दूर चलने के बाद मुझे बाएं जानिब एक सड़क नजर आई। मैंने उस सड़क पर अपनी कार को टर्न किया। सड़क की हालत कुछ ज्यादा अच्छी खासी नहीं थी। सड़क पर हर जगह छोटे बड़े गड्ढे थे, जिनमें बारिश की वजह से अच्छा खासा पानी भी भर गया था। मैं अपनी कार को बड़ी एहतियात से चला रहा था। हर गड्ढे पर मेरी कार उछलती और फिर संभलती और आगे बढ़ जाती। बारिश के साथ अब धीरे धीरे सर्दी में भी इजाफा हो रहा था। उस पूरी सड़क पर मेरे कार के अलावा कोई सी गाड़ी भी नहीं थी। मैं एहतियात से ड्राइविंग कर रहा था और कार के टायरों से बचने के लिए पानी उछल उछल कर साइड में जा रहा था। कार एक गड्ढे में जाती, बड़ी मुश्किल से उससे बाहर निकलती और दूसरे गड्ढे में घुस जाती, यानी कि वो रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ था। और इसी तरह मैं हिचकोले खाते हुए अपनी कार के साथ आगे बढ़ रहा था। मैं बड़ी एहतियात के साथ ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन फिर भी अचानक एक बड़े गड्ढे में कार घुसी और झटका खा के बाहर निकल गई। कार को एक खतरनाक झटका लगा था और उस झटके के साथ ही कार के इंजन ने भी घड़घड़ाना शुरू कर दिया था। और आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे बहुत ज्यादा डर था। कार के इंजन में अच्छी तरह से पानी घुस चुका था और कार का इंजन अब कभी भी बंद हो सकता था। आखिरकार इंजन 2-3 मरतबा खांसा और फिर बंद हो गया। मैंने सेल्फ मारने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इंजन हल्का सा स्टार्ट होता और फिर बंद हो जाता। कार का इंजन अब उस तरह आवाज कर रहा था कि घर में कोई बुड्ढा किसी कोने में खांस खांस कर अपने जिंदा होने का एहसास दिला रहा था। उसी तरह खांस खांस कर इंजन भी अपनी मौजूदगी का एहसास मुझे दिला रहा था। अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे मदद तलब करूं, और इधर सड़क पर पानी अब बढ़ता ही जा रहा था। चारों तरफ घुप अंधेरा था और उसी वक्त जोरदार कड़कती आवाज के साथ बिजली चमकी। बिजली की चमक के साथ मेरी नजर सामने की ओर हो गई। बिजली से होने वाली रोशनी के साथ मुझे अपने सामने कुछ फासले पर एक पुरानी हवेली नजर आई। अंधेरी रात में बरसती हुई बरसात में वो हवेली काफी डरावनी लग रही थी। अगर कोई और वक्त होता तो मैं उस हवेली की जानिब देखना तक पसंद नहीं करता, मगर अब तो मेरी बहुत बड़ी मजबूरी ही थी। लिहाजा मैंने कार का दरवाजा खोलकर अपने कदम कार से बाहर निकाले और मैं फिर कार से नीचे उतर गया। साथ ही मैंने छतरी भी खोल ली। फिर अब मैंने अपनी जेब में हाथ डालकर एक छोटी सी टॉर्च जो हमेशा मैं रखता था उसे निकाला और फिर टॉर्च की रोशनी में रास्ता देखते हुए मैंने हवेली की जानिब अपने कदम बढ़ाए। उस वक्त पानी मेरे घुटनों तक आ रहा था और मैं निहायत एहतियात के साथ चलता हुआ हवेली की जानिब पहुंच गया। मैं टॉर्च की रोशनी इर्द गिर्द डालकर रास्ता देख रहा था कि तभी अचानक मैं ठटक गया, क्योंकि पानी में मुझे अभी कुछ हरकत नजर आई थी। मैंने टॉर्च की रोशनी जब उस जानिब डाली तो सनसनी की एक पूरी लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। पानी में एक सांप तैर रहा था और सांप की 2 मुंह की जुबान बार बार पानी से बाहर लपक रही थी, और वो सांप था जो पानी के बहाव में अपना बैलेंस बरकरार रखने की कोशिशें भी कर रहा था। उस अंधेरी रात में और टॉर्च की लाइट में सांप की आंखें हीरे की तरह चमक रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी अब सांप पर डाली थी तो सांप भी टिकटिकी बांधे मुझे ही देख रहा था। मैं तो जहां था वहीं पर खड़ा रह गया। थोड़ी देर तक सांप मुझे घूरता रहा और फिर अचानक पानी के बहाव के साथ वो मुझसे दूर हो गया।
सांप पानी के साथ बहता हुआ जब मुझसे काफी फासले तक चला गया तो मैंने फिर एहतियात के साथ उस हवेली की जानिब कदम बढ़ाए। हवेली अच्छी खासी ऊंची जगह पर बनी हुई थी, इसीलिए हवेली के अतराफ में पानी नहीं था। हवेली के करीब पहुंचकर मैंने अपने कपड़ों और जूतों से पानी साफ किया और अपनी छतरी को बंद कर लिया और उसके बाद मैंने हवेली के दरवाजे की जानिब अपने कदम बढ़ाए। हवेली का दरवाजा बहुत बड़ा लकड़ी का बना हुआ मजबूत दरवाजा था। उस दरवाजे पर मुख्तलिफ किस्म की डिजाइन बनी हुई थी जो बहुत पुराने जमाने की लग रही थी और दरवाजे के बीचम बीच में शेर का बड़ा सा खुला हुआ मुंह बना हुआ था। उस अंधेरी रात में इस हवेली का दरवाजा ही जिस पर शेर का मुंह बना हुआ था वही अजीब सी हैबत पेश कर रहा था। दरवाजे के साइड से आ रही रोशनी बता रही थी कि हवेली के अंदर कोई ना कोई तो रहता जरूर है। मुझे हवेली के अहाते यानी सहन में खड़ी हुई एक पिकअप गाड़ी नजर आई। मैं एहतियातन आगे बढ़ा और हवेली के दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने उस दरवाजे पर दस्तक दे दी। मेरी दस्तक के जवाब में कोई आवाज भी नहीं आई और दरवाजा भी नहीं खुला। दूसरी बार मैंने दरवाजे को जोर से खटखटाया तो अचानक चिड़चिड़ाहट के साथ वो दरवाजा खुल गया और मैं दरवाजे से गुजरकर उस हवेली में दाखिल हो गया। मगर ताज्जुब की बात यह थी कि दरवाजा किसने खोला, क्योंकि मुझे तो दरवाजा खोलने वाला नजर ही नहीं आया था। उसी वक्त एक बार फिर चिड़चिड़ाहट की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से पलटकर देखा तो उस हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। मैं हैरान होने के साथ साथ थोड़ा सा परेशान भी हुआ कि इलाही ये क्या माजरा है। फिर मैंने सर झटककर इन परेशान कुन हालात से पीछा छुड़ाया और उस कमरे को बगौर देखने लगा जिसमें मैं इस वक्त खड़ा हुआ था। यह एक बड़ा सा हॉल था जो बड़ी ही उम्मीदगी के साथ आरास्ता पिरास्ता किया गया था। हॉल में रोशनी के लिए 2 बल्ब जल रहे थे, मगर वो 2 बल्ब इतने बड़े हॉल को मुकम्मल तौर पर रोशन करने में नाकाम साबित हो रहे थे। लिहाजा हॉल में एक मध्यम सी रोशनी थी और उस रोशनी में हॉल बड़ा ही डरावना नजर आ रहा था, क्योंकि इतने कम रोशनी में कोई भी जगह डरावनी ही नजर आती है। मैंने हॉल पर और नजर मारी तो देखा कि हॉल की दीवारों पर मुख्तलिफ जानवरों के सर टंगे हुए थे। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि शिकारी हजरात जो रहते हैं वो जिस जानवर का शिकार कर लेते हैं उस जानवर का सर ऐसे ही काट कर और लकड़ी में जड़वाकर दीवारों पर टांग कर रखते हैं। शेर, चीता, बारहसिंगा, लोमड़ी, गर्ज के काफी जानवरों के सर उस दीवार पर टंगे हुए थे और उस रात में मध्यम रोशनी में उन जानवरों की आंखें मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ही घूर रही हैं, ऐसी नजर आ रही थी। मैंने उन जानवरों पर से नजर हटाई और हॉल को चारों तरफ से घूमकर देखा तो देखा कि हॉल के कोने में ताबूत रखा था। मैंने ये देखने की गर्ज से कि ताबूत में आखिर है क्या, ताबूत की जानिब अपने कदम आगे बढ़ाए। उसी वक्त मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जानवरों के वो सर जो कटे हुए थे और दीवारों पर लगे हुए थे उनकी आंखें गर्दिश कर रही हैं और वो मुझे ताबूत की जानिब बढ़ता हुआ देख रही हैं। मैंने चौंक कर पलटकर उन जानवरों की आंखों में देखा तो वो आंखें वीरान और साकत थी। साफ साफ नजर आ रहा था कि वो आंखें मुर्दा ही हैं। मैंने एक बार फिर अपने ध्यान को झटककर परेशान कुन हालात से अपना नजरिया हटाया और उस ताबूत के करीब पहुंच गया। जैसे ही मैं उस ताबूत के करीब पहुंचा तो उस ताबूत का ढक्कन एक झटके से खुल गया और उस ताबूत में से अचानक तेज रोशनी बाहर निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि एक लम्हे को मेरी आंखें चुंधिया गई और बेइख्तियार मेरे कदम अपने आप पीछे हट गए। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंखें सही हुई और मुझे सब कुछ सही सही नजर आने लगा तो मैंने ताबूत के अंदर झांका तो मैंने देखा कि उस ताबूत में एक आदमी लेटा हुआ था और उसकी आंखें भी बंद थी और उसके हाथ अपने सीने पर बंधे हुए साफ नजर आ रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आदमी मर चुका है। आखिर कौन था वो शख्स और ये लाश थी या फिर कोई प्रेत आत्मा, ये जानेंगे हम इसके अगले पार्ट में।